ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के प्राइम बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं मीनू सिंह और आइए खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। कैबिनेट मंत्री ने कई अधिकारियों को दी काम में सुधार लाने की चेतावनी। जन समस्याएं लेकर आने वाले जन प्रतिनिधियों को नहीं किया जाए नजरअंदाज। प्रशासन के आदेश पर चल रहा है पंचायतों में चेकिंग अभियान। कई गांवों में मिली खामियां, डीपीआरओ ने कहा जल्द होगा समाधान। आगरा और आसपास के गांवों को पानी की किल्लत से मिलेगी निजात। 300 करोड़ की लागत से कराया जाएगा उच्च जलाशयों का निर्माण। और शहरियों को पर्यावरण को स्वच्छ बनाने का दिया संदेश। मासूम बच्चों ने पेंटिंग के जरिए पेश की अपनी भावनाएं। और अब खबर विस्तार से। प्रशासन के आदेश पर किए जा रहे चेकिंग अभियान में ग्राम पंचायतों में मिल रही हैं खामियां, जिनके संबंध में विभागीय लोगों द्वारा रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को सौंपी जा रही है। जिला पंचायत राज अधिकारी की माने तो शासन के निर्देश पर 5-5 गांव में जनसंख्या के आधार पर निरीक्षण करवाया जा रहा है, ताकि वहां व्याप्त समस्याओं का निराकरण कराया जा सके। जिला पंचायत राज विभाग ने अपने अधीनस्थों को नया काम सौंपा था, जिसका रिजल्ट भी सामने आने लगा है। दर्जनों ग्राम पंचायतों में मिली खामियों पर प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की बात कही है। दरअसल समाजवादी पार्टी की सरकार में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए सख्ती दिखानी शुरू कर दी गई है, जिसके बाद विभागीय लोगों ने भी कवायदे तेज कर दी हैं। जिला पंचायत राज अधिकारी के.एस. अवस्थी ने बताया कि कई गांवों में निरीक्षण के बाद खामियों की शिकायत मिली है। साजिश चल रही थी और इसमें जांच कराई गई है। जांचें पूरी हो गई हैं, जिसमें हमारे यहाँ 3 ग्राम प्रधान जो है वो निलंबित किए जा चुके हैं, 2 की निलंबन की पत्रावली और भी दी जा चुकी है। और हो सकता है कि शीघ्र ही 1-2 ग्राम प्रधान बर्खास्त भी की है। जहाँ पर प्रधानों पर कार्रवाई होती है वहाँ पंचायत सचिव निलंबित होते हैं, उनके विरुद्ध भी वसूली की कार्रवाई की गई है और प्रधानों के खिलाफ भी वसूली के आदेश है। ग्राम विकास अधिकारी संघ के श्री प्रकाश लवानिया को प्रांतीय कोषाध्यक्ष चुने जाने पर जिला इकाई ने जताई खुशी। ग्राम विकास अधिकारियों ने विकास भवन में आयोजित हुए कार्यक्रम में फूल मालाओं से जिनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने हर्ष जताते हुए कहा कि इससे आगरा जनपद को भारी बल मिलेगा और स्थानीय स्तर पर होने वाली समस्याएं अब प्रांतीय नेतृत्व तक आसानी से पहुंच सकेंगी। आगरा जनपद में ग्रामीण क्षेत्रों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले ग्राम विकास अधिकारियों के चेहरे उस समय खिल उठे जब प्रांतीय नेतृत्व के लिए हुए चुनावों में आगरा को भी एक पद मिल गया, जिसके बाद तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उन्होंने विकास भवन में नवनिर्वाचित पदाधिकारी का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस मौके पर संगठन के लोगों ने उन्हें बधाई देते हुए आगरा के लिए इसे लाभकारी बताया। ये हमारे बड़े भाई श्री प्रकाश लवानिया जी हैं, ग्राम विकास संगठन के जनपद आगरा से अध्यक्ष हैं और 1 फरवरी को हमारा प्रांतीय में चुनाव हुआ था, उसमें इनको प्रांतीय कोषाध्यक्ष के पद पर वहाँ पर चुना गया है। लखनऊ में पूरे उत्तर प्रदेश ग्राम विकास अधिकारी संघ का चुनाव हुआ था, उसमें हमारे आगरा की तरफ से कोषाध्यक्ष पद पर यहाँ के जिलाध्यक्ष श्री प्रकाश लवानिया जी ने पर्चा दाखिल किया था। उसमें सर्वाधिक मत पाकर लवानिया जी विजयी हुए, जबकि पूरे प्रदेश से वोट पाकर जीतने वाले श्री प्रकाश लवानिया ने भी अपने साथियों का आभार जताया और जिम्मेदारी से काम करने की बात कही। ग्राम विकास अधिकारी संघ उत्तर प्रदेश के प्रदेश कोषाध्यक्ष की जो जिम्मेदारियां होती हैं, मैं उनको पूरा प्रयास करूंगा कि ग्राम विकास अधिकारियों की वेतन विसंगति, ग्राम विकास अधिकारियों के जो है टीए, एफटीए और तमाम मदों के जो भत्ते होते हैं उनमें असमानता जो अन्य कर्मचारियों के साथ है, तो ये दूर कराई जाए। इसके लिए हमारी शासन स्तर तक हमको जाना होगा, इसके लिए प्रयास शुरू कर दिए हम लोगों ने। संगठन के लोगों ने बताया कि अब आगरा की समस्याओं को उठाने में जनपद के सदस्यों को आसानी हो जाएगी, जो प्रांतीय नेतृत्व में प्रतिनिधित्व मिल जाने पर पूरी ताकत से उठाई जा सकेंगी और उनके समाधान में भी तत्परता आएगी।
ऑल इंडिया बहुजन फेडरेशन के तत्वावधान में संपन्न हुई विचार गोष्ठी में शिक्षा के गिरते स्तर पर चिंतन हुआ, जिसमें आए वक्ताओं ने शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की मांग उठाई। उनके मुताबिक आजकल विद्यालयों में गुणात्मक शिक्षा का अभाव सा हो गया है। वहां मौजूद सभी लोगों ने एक स्वर में समाजवादी व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत और रोजगार परक शिक्षा की जरूरत पर जोर दिया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद भी बहुजन समाज को शिक्षा का पूरा लाभ आज तक नहीं मिल पाया है, जबकि डॉक्टर अंबेडकर ने भी शिक्षा को विकास और उत्थान की कुंजी बताया था। ऑल इंडिया बहुजन फेडरेशन के तत्वावधान में आयोजित विचार गोष्ठी में इस तरह के उन तमाम मसलों पर मंथन किया गया जो मौजूदा शिक्षा प्रणाली में अनेक तरह की खामियां उजागर करते हैं। उनके मुताबिक देश और प्रदेश की सरकारें शोषित समाज के साथ शिक्षा के नाम पर मजाक करती आई हैं। गोष्ठी में आए वक्ताओं ने सभा में बोलते हुए कहा कि हमारे नौनिहालों को शिक्षा के नाम पर साक्षर बनाते हुए मिड डे मील तक सीमित कर दिया गया है। आज संत रविदास पार्क कौशलपुर में ऑल इंडिया बहुजन फेडरेशन के तत्वावधान में शिक्षा का राष्ट्रीयकरण विषय को लेकर गोष्ठी हो रही है। भारी तादाद में लोग आए हुए हैं। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो भारतवर्ष में शिक्षा से वंचित किए जा रहे हैं, उस वर्ग के लिए ऑल इंडिया बहुजन फेडरेशन लड़ाई लड़ रहा है। दरअसल आज का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है वो देश में एक शिक्षा पद्धति, एक प्रणाली लागू हो। जो अलग अलग प्रणालियां हैं उससे खास तौर से बहुजन वर्ग को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जो परिषदीय स्कूल हैं वहाँ मिड डे मील वगैरह की जो व्यवस्था है वो एक प्रकार का बहुत ही घातक कदम है सरकार का। हम उसका भी विरोध करते हैं और हर जगह समान शिक्षा लागू करने की बात हम कहते हैं। यही इस फेडरेशन का उद्देश्य है। गौरतलब है कि AIBF समाजवादी लोकतंत्र की स्थापना के लिए संघर्षरत संस्था है, जिसके लोगों ने बहुजन समाज को शिक्षा और संपत्ति से वंचित रखने का आरोप लगाते हुए देश और प्रदेश के हुक्मरानों की व्यवस्था पर उंगलियां उठाई हैं। वक्ताओं ने गोष्ठी में बोलते हुए कहा कि सर्व शिक्षा अभियान के नाम पर कई पाठशालाएं तो रसोई घर बनकर रह गई हैं। शासन और प्रशासन को इस बारे में भी जरूर सोचना होगा। कैबिनेट मंत्री राजा अरिदमन सिंह ने सपा कार्यकर्ताओं की पीड़ा को लेकर जताई चिंता। मंत्री जी के अनुसार अगर कोई भी सपा कार्यकर्ता जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए किसी अधिकारी से मिलता है तो उसकी बात को तवज्जो न देकर अधिकारियों से उसे निराशा हाथ लगती है। मंत्री जी ने कड़े शब्दों में अधिकारियों को चेतावनी दी कि जायज समस्याओं को वो गंभीरता से लें। कैबिनेट मंत्री स्टाम्प न्यायालय शुल्क पंजीयन एवं नागरिक सुरक्षा विभाग ने आगरा जनपद के सभी अधिकारियों को आगाह करते हुए कहा कि सपा कार्यकर्ताओं की उपेक्षा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कैबिनेट मंत्री राजा अरिदमन सिंह ने कहा कि आगरा जनपद की जनता अपनी समस्याएं लेकर सपा कार्यकर्ताओं के पास आती है और ऐसे में जब अधिकारी सपा कार्यकर्ताओं की बात को तवज्जो नहीं देते तो जनता की निगाह में समाजवादी पार्टी की छवि धूमिल होती है और कार्यकर्ता भी निराश होते हैं। कैबिनेट मंत्री राजा अरिदमन सिंह ने कहा अधिकारियों को आगाह करते हुए साफ साफ शब्दों में कहा है कि यदि सपा का कोई छोटा या बड़ा कार्यकर्ता जनता की जायज समस्याओं को लेकर अधिकारियों के पास जाता है तो अधिकारी कार्यकर्ता की जायज शिकायत को गंभीरता से लें और शीघ्र समस्या का समाधान करें। वहीं कार्यकर्ताओं से कहा कि समाजवादी पार्टी की नीति और सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करें और सरकार की नीति और सिद्धांतों को जन जन तक भी पहुंचाएं। अभी कार्यक्रम है कि हर ब्लॉक में अलग अलग जाके जो सरकार की उपलब्धियां हैं वो जन जन तक पहुँचें, उसका प्रचार प्रसार हुआ। और कहीं कहीं ये शिकायत मिलती है कि अधिकारी जैसे थाना तहसील में उनकी कार्यकर्ताओं की या पदाधिकारियों की सुनते नहीं है, जायज समस्या और लटकाने का काम करते हैं और बार बार कार्यकर्ताओं को पदाधिकारियों को चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो ये अच्छी स्थिति नहीं है और स्वीकार नहीं की जाएगी और बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कार्यकर्ताओं को जहाँ कहीं भी जाएं पदाधिकारियों उनको पूरा सम्मान मिले और जो जायज बात है उस पर तुरंत उस पर कार्रवाई हो। कैबिनेट मंत्री अरिदमन सिंह ने आगरा के विकास के लिए अपना एक और कदम बढ़ा लिया है। उनकी इस योजना में आगरा में पेयजल की किल्लत को ध्यान में रखते हुए उच्च जलाशय बनाने की योजना शामिल है जो चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित होगी। कैबिनेट मंत्री राजा अरिदमन सिंह ने आगरा में विकास करने के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए आगरा के पेयजल की समस्या को देखते हुए एक कदम और आगे बढ़ाया।
उन्होंने आगरा में ऐसे गुणवत्ता प्रभावित गांव जिसमें खारा पानी और फ्लोराइड पानी की ज्यादा महत्ता रहती है की सूची तैयार करवाई है, जिसमें पहले से टीटीएसपी और डीप हैंडपंप से आच्छादित हो चुके हैं। उनके द्वारा जनता की मांग के अनुसार पूर्ति नहीं हो पा रही थी के कारण सरकार द्वारा उच्च जलाशय स्कीम का निर्णय लिया गया है, जिसमें आगरा जनपद में लगभग 273 उच्च जलाशयों का निर्माण कराए जाने का निर्णय है, जो चरणबद्ध तरीके से आगरा जनपद में स्थापित किए जाएंगे और इनकी लागत लगभग 300 करोड़ रुपए की होगी। इस स्कीम के माध्यम से जनपद के लगभग 427 गांव और मजरे लाभान्वित होंगे। देखिए, ये आगरा जनपद में 273 जलाशय लगने हैं। ये फेज मैनर में लगेंगे धीरे धीरे और पूरे जनपद के ज़्यादा से ज़्यादा गांव इसमें कवर हो जाएं, ऐसी सरकार की योजना और इसकी स्वीकृतियाँ भी धीरे धीरे इसे मिलती रहेंगी, जिससे कि कहीं जहाँ खारा पानी है या फ्लोरोसिस है या पोर्टेबल वाटर नहीं है उससे मुक्ति मिल जाएगी। बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने और उनके माध्यम से शहरियों को प्रदूषण रहित वातावरण को लेकर सजग रहने के लिए एक पहल प्रतियोगिता सेंट जॉन्स कॉलेज ग्राउंड पर आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता को नगर निगम, ONTB और ऑल प्रोग्रेसिव स्कूल ऑफ आगरा के तत्वावधान में तीसरी बार कराया गया है। नगर निगम और ऑल प्रोग्रेसिव स्कूल्स ऑफ आगरा द्वारा ये तीसरी बार ये आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बच्चों की जो नैसर्गिक प्रतिभा है उसका प्रदर्शन हो सके, बच्चों को एक मंच मिल सके। और इस बार जो हम देख रहे हैं तीसरी बार बच्चों ने रिकॉर्ड अपने प्रतिभा करके अपने जो हौसले हैं उनका प्रदर्शन किया। चाहूँगी कि ये जो ड्राइंग है इन्वायरमेंट के ऊपर है, रिलेटेड है उससे, और इससे हम लोगों को सिखा सकते हैं कि हमें इन्वायरमेंट के लिए क्या क्या करना चाहिए और कैसे कैसे कर सकते हैं। कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ड्राइंग पेंटिंग का बहुत शौक हुआ और अच्छी से कर लिया, सब अच्छा हुआ। क्या बनाया? सेव अर्थ के बारे में कि हमें पोल्यूशन नहीं करना चाहिए, ट्रीज को सेव करना चाहिए, सेव वाटर करना चाहिए और फ्यूल को ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए बच्चों के लिए, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए और एनवायरनमेंट के बारे में बताने के लिए कि बच्चों को क्या करना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए। मेरे को तो बहुत खुशी होती है, इससे तो बच्चों को आगे एक स्टेज मिलता है आगे बढ़ने के लिए और बच्चे इससे इंकरेज होते हैं आगे बढ़ने के लिए। ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए बीच बीच में। सफलतापूर्वक संपन्न हुई माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित प्रवक्ता पद की परीक्षा, जिसमें हजारों अभ्यर्थियों ने अपनी किस्मत आजमाई। शहर के विभिन्न केंद्रों पर इस परीक्षा का आयोजन हुआ, जहां जिला प्रशासन के निर्देशन में शिक्षा विभाग ने एग्जाम को सकुशल संपन्न कराया। रविवार को माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड की परीक्षा के शहर के 13 सेंटर्स पर आयोजित हुई, जिसमें आगरा के अलावा कई अन्य शहरों से आए अभ्यर्थियों ने भी परीक्षा दी। इस परीक्षा को लेकर पिछले कई दिनों से विभिन्न केंद्रों पर तैयारियां चल रही थी। बीते महीनों हुई परीक्षाओं में एग्जाम से पहले प्रश्न पत्र लीक होने के बाद संबंधित विभागों ने खासी चौकसी बरती, जिसका असर तमाम केंद्रों पर भी देखने को मिला, जहां कमरों में बैठे परीक्षार्थियों ने व्यवस्थित ढंग से अपना पेपर दिया और अपना भाग्य आजमाया। परीक्षा शुरू होने से पहले व्यवस्थापकों द्वारा दिए गए निर्देशों का भी खासा ध्यान रखा गया, जिन्होंने अभ्यर्थियों के बैग, किताबें और मोबाइल पहले ही जमा करा लिए थे। माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड द्वारा प्रवक्ता पद के लिए TGT की अनिवार्यता के बाद परीक्षार्थियों में भी इस पेपर को लेकर काफी उत्साह था, जिन्होंने पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच सकुशल अपना एग्जाम दिया। और इसी खबर के साथ रुक रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए। साईं आशा प्रॉपर्टी एरिया अप्रूव्ड कोठी प्लॉट खरीदने व बेचने के लिए संपर्क करें। ताज नगरी 2 में एरिया अप्रूव्ड प्लॉट्स के लिए संपर्क करें।
पवन गोयल, साई आशा प्रॉपर्टी, शॉप नंबर 56, 100 फुटा रोड, AD हाइट, क्रॉसिंग ताज नगरी 2, आगरा। मोबाइल नंबर 9719000022। ब्रेक के बाद अगली खबर। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रामशंकर कठेरिया ने किया RCS मेमोरियल डिग्री कॉलेज का उद्घाटन, जिसका पथौली क्षेत्र के सहारा सराय नानपुर गांव में शुभारंभ किया गया। स्वर्गीय रमेश चंद्र शर्मा की स्मृति में खोले गए इस कॉलेज में तमाम रोजगार परक और तकनीकी पाठ्यक्रम शुरू हो रहे हैं। संस्था के प्रबंध तंत्र की माने तो अच्छी फैकल्टी के साथ साथ बेहतर शिक्षा ही उनका मुख्य उद्देश्य है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर शिक्षा की दरकार को ध्यान में रखकर सेंट मेरी एजुकेशनल ग्रुप ने फतेहपुर सीकरी रोड पर सराय नानपुर में RCS मेमोरियल महाविद्यालय का शुभारंभ किया। भारत सरकार में मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री डॉक्टर रामशंकर कठेरिया ने जिसका उद्घाटन किया। कार्यक्रम में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज ऐसी शिक्षा के साथ साथ संस्कारों की दीक्षा दी जाने की भी जरूरत है। उन्होंने ये उम्मीद जताई कि ये कॉलेज भी अपने दायित्वों को बेहतर ढंग से निभाएगा। मेरे पति पंडित रमेश चंद्र शर्मा की स्मृति में कराया गया है। उनकी कामना थी कि एक डिग्री कॉलेज बने, एक महाविद्यालय बने, तो वो तो अल्प समय में चले गए, तो उनकी इच्छा को मेरे बच्चों ने पूरा कराया और इस इच्छा को पूरा करते हुए मेरे हृदय को बहुत ही गदगदी होती है। सेंट मेरी एजुकेशनल ग्रुप के तत्वाधान में RCS मेमोरियल डिग्री कॉलेज का निर्माण किया गया है। इस क्षेत्र में विद्या की आवश्यकता थी, कोई महाविद्यालय नहीं था। इस मौके पर भाजपा विधायक योगेंद्र उपाध्याय सहित कई अन्य गणमान्य हस्तियों ने नवनिर्मित कॉलेज को शुभकामनाएं दी, जबकि सेंट मेरी एजुकेशनल ग्रुप की डायरेक्टर इंदिरा शर्मा ने सभी का आभार जताया और मैनेजर विकास भारद्वाज ने कॉलेज की खूबियां गिनाई। हमारे भैया ने जो ये कॉलेज खोला है, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और इन बच्चों ने वाकई कुछ अपने मम्मी पापा के लिए करके कॉलोनी को एक अपना बोध दिया है कि भाई हर बच्चों को अपने माँ बाप के लिए कुछ करना चाहिए, जिससे उनके बच्चों के साथ साथ माँ बाप का भी होता है और माँ बाप के साथ बच्चों का भी होता है। दरअसल इस संस्थान की स्थापना स्वर्गीय रमेश चंद्र शर्मा की यादगार में हुई है, जिन्होंने इस महाविद्यालय का ख्वाब संजोया था। उनके बच्चों ने आज इसे साकार करते हुए स्थानीय गाँव के लिए उच्च शिक्षा की सुविधा को और सरल और सुगम बना दिया है। संस्थान के अनुज भारद्वाज ने बताया कि जल्द ही यहाँ एक CBSE स्कूल भी खोला जाएगा। विश्व जागरण मानव सेवा संघ तुलसीवन आश्रम की ओर से अर्तौनी अकबरा में 7 फरवरी से 21 फरवरी तक श्री हनुमान महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन के दूसरे दिन भक्तों ने 1 लाख से अधिक शिवलिंग प्रभु की आराधना की। अर्तौनी में होने वाले इस धार्मिक आयोजन में कई धार्मिक आयोजन किए जाने हैं, जिसमें सबसे बड़ा आयोजन 15.25 करोड़ शिवलिंगों का निर्माण किया जाना है। ये शिवलिंग प्रतिदिन बनाए जाने हैं, जिसके बाद शाम को इन्हें यमुना में विसर्जित कर दिया जाएगा। महिलाएं, बूढ़े, बच्चे और सभी सुबह से ही देर शाम तक शिवलिंगों का निर्माण कर प्रभु भक्ति में डूबे नजर आते हैं। 9 फरवरी से शुरू हो रहा शिव महापुराण का वाचन आचार्य श्री कौशिक जी महाराज के श्रीमुख से किया जाना है। आचार्य जी ने बताया कि और तो सभी देव हैं, लेकिन शिव शंकर महादेव के नाम से जाने जाते हैं और इन पार्थिव शिवलिंगों का बड़ा महत्व है। शिवलिंग दिन रात बनेंगे, सुबह से बनेंगे शिवलिंग, उसका अभिषेक शाम को होगा, फिर रात में बनेंगे, उसका अभिषेक फिर प्रातः होगा। और शिवलिंग का तो बहुत भारी बड़ा महत्व है अपने आप में। वाणासुर ने भी पार्थिव शिवलिंग बनाए, नर्मदा जी में विसर्जन किया। भगवान शंकर प्रकट हो गए, कहा बेटा वरदान मांग। तो वाणासुर ने कहा कि प्रभु मैंने जितने भी शिवलिंग बनाए वो सब आपके रूप को ही प्रकट हो जाएं। नर्मदा मैया में वही मिट्टी के शिवलिंग नर्मदेश्वर बन करके प्रकट हो गए। पार्थिव शिवलिंग के समीप में किया गया सत्कर्म अपने आप में अनंत गुना अनंत गुना फल
प्राप्त करता है। कैसे भगवान शंकर हैं और सब तो देवमय महादेव है, ऐसा महादेव कहाँ मिलेगा जो जहर पीकर जगत को देवताओं के साथ कल्याण के साथ उन्हें अमृत पिलाता है और स्वयं जहर। इस आयोजन में दूर दूर से लोग आकर इस धार्मिक आयोजन में भाग ले रहे हैं, तो वहीं साधु संतों का भी जमावड़ा होगा। समिति की ओर से साधु संतों के रहने की व्यवस्था के साथ उनके भोजन का भी पूरा प्रबंध महाकुंभ की तर्ज पर किया जा रहा है। इतना ही नहीं, सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक शिव महापुराण का वर्णन होगा, तो वहीं शाम को रासलीला का भी आयोजन किया जाएगा। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाशोत्सव पर्व के उपलक्ष्य में गुरुद्वारा शाहगंज में प्रकाशोत्सव बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर अमृतसर से आए हुजूरी रागी भाई गगनदीप सिंह ने कीर्तन कर संगत को निहाल किया। कार्यक्रम के समापन के मौके पर अटूट लंगर का भी आयोजन किया गया। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का प्रकाशोत्सव शाहगंज गुरुद्वारा में बड़ी ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गुरुद्वारे के सामने बने पार्क तक श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को फूलों से सजी पालकी में पुष्प वर्षा करते हुए पार्क में सुशोभित किया गया। इस दौरान रागी जत्थों ने यहां कीर्तन कर संगत को निहाल किया। विशेष तौर पर संगत को निहाल करने अमृतसर से आगरा पहुंचे भाई गगनदीप सिंह ने अपनी अमृत वर्षा से संगत को निहाल किया और गुरुवाणी की अमृत वर्षा भी की। जो खालसा पंथ के संस्थापक जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी, उनका प्रकाश पर्व गुरुद्वारा शाहगंज में मनाया जा रहा है। मतलब गुरुपुरब तो निकल चुका है, मगर हर संस्था अपने हिसाब से पर्व मनाती है। दसम पातशाह गुरुद्वारा शाहगंज, वहाँ के प्रबंधकों की तरफ से आयोजन किया गया है, जिसमें सुबह से कीर्तन दरबार चल रहा है, कथा है, और विशेष रूप से भाई साहब भाई गगनदीप सिंह जी हजूरी रागी हरमंदर साहब वो पधारे हैं, संगत को निहाल कर रहे हैं। गुरुद्वारे के अन्य सेवादार ने बताया कि कार्यक्रम के समापन के अवसर पर अटूट लंगर का भी आयोजन किया गया है। गुरु साहिब के द्वारा शुरू की गई लंगर की परंपरा आज तक कायम है, जहां लोगों को खाना खिलाकर गुरु के चरणों में नमन किया जाता है। लंगर जिस पर हम कहते हैं बरताया गया, आज से 700 साल पहले गुरु नानक जी को उनके पिताजी ने कहा था, जा बेटा कोई सच्चा सौदा धंधा करके आ। अपना बिजनेस के लिए 20 रुपए दिए थे। तब गुरु नानक जी जब जा रहे थे बाजार में तो देखा उन्होंने एक टोली साधुओं की जो भूखी थी, तो गुरु नानक जी ने ये प्रेरणा ली कि इससे अच्छा बिजनेस कोई और नहीं हो सकता। तो उन गुरु नानक जी ने उनको भोजन कराया, भरपेट भोजन कराया। तो आज से 700 साल की परंपरा जो आज तक चली आ रही है, आप देख रहे हैं कि आज भी हिंदुस्तान में पर डे 10 से 11.5 लाख के बीच में लोग निःशुल्क लंगर सकते हैं। वो किसी भी धर्म प्रेमी हो, किसी भी समाज का हो, तो ये परंपरा इस धार्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में भक्तों का तांता लगा रहा है। हर कोई अपने तरीके से सेवा का गुरु चरणों में हाजिरी लगाने को आतुर था। वनवासी कल्याण आश्रम सेवा समिति की ओर से 31 जनवरी से चल रही श्री राम कथा का समापन पूर्ण आहुति के साथ किया गया। वनवासी आश्रम सेवा समिति का उद्देश्य कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों की बच्चियों को शिक्षा मुहैया कराना है, जिसके लिए पूरे देश में कई संस्थाएं काम कर रही हैं। वनवासी आश्रम सेवा समिति की ओर से शासीपुरम में आयोजित श्री राम कथा को समिति के पदाधिकारियों ने कुष्ठ रोगियों की कन्याओं के लिए समर्पित कर दिया। कथा आयोजकों का कहना था कि श्री राम कथा को कराने का उद्देश्य रुद्रपुर में वनवासी समाज के कुष्ठ रोगियों की बच्चियों के लिए बने स्कूल में सुविधाएं बढ़ाने के लिए समिति ने इस धार्मिक आयोजन को किया, ताकि बच्चियां पढ़ लिख सकें। साथ ही उन्होंने बताया कि अभी तक संचालित स्कूल में कुल 85 छात्राएं शिक्षा पा रही हैं। हमें इसका विस्तार करना है। ये वनवासी कल्याण आश्रम जो पूरे देश के 11 करोड़ वनवासियों के बीच में कार्य करता है, जिसके 225 हॉस्टल हैं, और हम लोग जो है वो पूरे देश में उनके मेडिकल एक्टिविटीज़ चलती है, जिसमें 5 हॉस्पिटल हैं और 1200 डॉक्टर्स अपने से एंगेज्ड हैं। 1300 हम लोग पिछले साल मेडिकल कैंप लगाए थे, जिनमें 12 लाख मरीजों की हम लोगों ने सेवा की। वनवासी कल्याण आश्रम सहयोगार्थ श्री राम कथा का आयोजन 31 जनवरी से 8 फरवरी तक शास्त्रीपुरम में किया गया है। इस क्षेत्र के अंदर प्रथम बार इतनी बड़ा कथा का आयोजन किया गया है, और वनवासी कल्याण आश्रम द्वारा इस कथा का आयोजन का उद्देश्य है रुद्रपुर के अंदर दूधियावा छात्रावास है, जो कुछ रोगियों की बच्चियों के लिए बनाया गया है। करीब 8 दिन तक चले इस धार्मिक आयोजन में कथा व्यास आचार्य श्री अतुल कृष्ण भारद्वाज जी के श्रीमुख से कथा का वाचन किया गया। साथ ही समापन के मौके पर पूर्ण आहुति दे लोगों ने आयोजन को पूर्ण किया। गुरुद्वारा शाहगंज में प्रकाशोत्सव पर्व में एक चिकित्सा कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें दर्द से पीड़ित मरीजों का नई तकनीकी से इलाज कराने का तरीका बताया गया। इस दौरान कमर और पैर के दर्द वाले मरीजों ने यहाँ अपना चेकअप कराया और डॉक्टर से परामर्श की। ये कैंप आयोजित किया गया है वैद्यनाथ सेवा संस्थान उदयपुर की ओर से। ये गुरुद्वारे में आज का प्रोग्राम है,
तो गुरुद्वारा कमेटी ने आयोजित कराया गया है। इसमें गर्दन, कमर, घुटना जो आजकल परेशानी चल रही है उसके बारे में जानकारी देते हैं और उसका सॉल्यूशन क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, उसके बारे में उपाय बताते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ जी, इसमें एक न्यू टेक्निक आई है जो जापान टेक्निक है। हम हैंड के पॉइंट से पूरी बॉडी का पेन को कंट्रोल करते हैं, उससे ही ट्रीटमेंट करते हैं। पेन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल मेडिसिन वगैरह की और कोई ट्रीटमेंट की इसमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है उसको। माधवी गौ सेवा समिति की ओर से होली मिलन समारोह करने से पूर्व समिति की पदाधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें समिति के पदाधिकारियों ने होली से पूर्व होने वाले इस आयोजन की रणनीति तैयार की। इस बैठक में समिति ने होने वाले इस आयोजन में फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन के साथ साथ अन्य कई तरह के गेम्स कराए जाने की बात कही। वैलेंटाइन डे और वैसे ही मना लिया है प्रपोज डे के रूप में, और ये होली की मीटिंग के बारे में बात करा है कि होली कैसे मनाई जाएगी और कब मनाई जाएगी, कहाँ मनाई जाएगी, इस बारे में रखा गया है प्रोग्राम। कल के निवास में बैठक रखी गई है। इसमें होली मिलन का कार्यक्रम किया जाएगा, जिससे कि जो आज लेडीज आई हैं उनको व्यवस्था दी जा रही है। और मतलब 28 या 27 तारीख में होली मिलन मनाया जाएगा, या तो शकुंतला अग्रवाल के निवास में मनाया जाएगा, और उसमें कई कार्यक्रम भी होंगे, फैंसी ड्रेस भी होगी, सभी महिलाएं मतलब बनकर आएंगी। इसी के साथ बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। अगले बुलेटिन में नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। जुड़े रहिए ताज न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।